90 के दशक का वो दौर जब फाइलें लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन फिर इंटरनेट आया और सब कुछ बदल गया। लेकिन कोई भी नया अवसर अपने साथ कुछ नई चुनौतियां भी लेकर आता है। इंटरनेट के साथ भी कुछ चुनौतियां मौजूद थी। ये चुनौती थी सुरक्षा की चुनौती। समय के साथ नए मॉडल विकसित किए गए, नई धारणाएं, नई अवधारणाएं गढ़ी गई। इन्हीं धारणाओं में से एक है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की धारणा। आज इस वीडियो में हम इंटरनेट और आईटी जगत से संबंधित इस नई धारणा के तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम खबर को देखेंगे, न्यूज़ को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर हाल ही में ये पूरी विषय जो है चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी की गई है, एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। उस अधिसूचना पर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, उसको परिभाषित करने का भी प्रयास करेंगे, उसके तमाम कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा की जरूरत क्यों होती है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया क्यों जाता है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही भारत में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए क्या प्रणाली मौजूद है, इस प्रणाली पर भी बात करेंगे। क्या किस संगठन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी पर बात करेंगे। और क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं इस संबंध में, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने में क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, उन चैलेंजेस को भी समझेंगे। साथ ही आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी बात करेंगे जिसे आप प्रीलिम्स के लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आप उसे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे आंतरिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की अपनी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है व्हाट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हु प्रोटेक्ट्स इट, यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी सुरक्षा कौन करता है, इसको लेकर इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है। हालिया खबर यह है कि आईटी मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसके कारण ये पूरा विषय क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ये पूरा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। चलिए अब उस अधिसूचना के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आखिर ये अधिसूचना है क्या, जो कि ये जो अधिसूचना है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इस अधिसूचना के तहत आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यूपीआई की एक प्रबंधन संस्था है, यूपीआई को नियंत्रित करने वाली संस्था है, इन तीनों संस्थाओं के जो आईटी रिसोर्सेज हैं, जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, उन्हें भारत के लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित किया गया है हाल ही में आईटी मंत्रालय द्वारा। इसका क्या मतलब है, इस पूरी अधिसूचना के तहत कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, जो भी इन बैंकों से संबंधित कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं, इसके अलावा रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से संबंधित जो भी कंप्यूटर संसाधन है, जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं इस अधिसूचना के तहत। और यही वजह है कि सरकार ने अब इस अधिसूचना के तहत इन सभी डेटास को सुरक्षित करने के लिए जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है इस अधिसूचना के माध्यम से, यानी इन्हें अब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है और अब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की हो गई है। चलिए अब इस पूरी विषय को और ज्यादा डिटेल में समझने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इसे एक बार परिभाषित करने की कोशिश कर लेते हैं। तो साल 1990 के दशक में जब सोशल मीडिया अपनी पहुंच को और ज्यादा विस्तार कर रहा था, तो लोगों के बीच एक साइबर सुरक्षा को लेकर एक खतरा भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा साल 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को अधिसूचित किया गया, इस अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित विषय हैं, जो साइबर हमलों से संबंधित मामले हैं, उन मामलों को एड्रेस करना है। इसी अधिनियम में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी परिभाषित करने की कोशिश की गई है। इस अधिनियम में जो परिभाषा दी गई है उसके मुताबिक कोई भी ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स जिसके नष्ट होने से राष्ट्रीय सुरक्षा या देश की अर्थव्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स को, ऐसे डेटा को, डेटाबेस को हम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। क्या क्या शामिल कर सकते हैं इसके अंदर हम किसी भी तरह के डेटा को शामिल कर सकते हैं, इसके अंदर हम किसी भी तरह के डेटाबेस को शामिल कर सकते हैं, आईटी नेटवर्क को शामिल किया जा सकता है, या संचार अवसंरचना, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसके तहत शामिल किया जा सकता है और सरकार इसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित कर सकती है। और इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है
यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तक अवैध पहुंच बनाने की कोशिश करता है, उसे अवैध तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करता है या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। यानी अगर आप इस तरह की अवसंरचना के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की डेटा तक अवैध पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं, इसे अवैध तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत। तो ये तो हुई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब हमारे देश में एक और अवधारणा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। ये वो सेक्टर है जो भारत की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से सेक्टर हैं इसमें? इसमें है बैंकिंग एंड फाइनेंस, फूड एंड ग्रोसरी, एनर्जी, डेटा एंड क्लाउड, स्पेस, एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वाटर, हेल्थ और डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। इन सभी क्षेत्रों को भारत में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, यानी जो ऐसे क्षेत्र जो भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये वो क्षेत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आखिर इस तरह की अवसंरचना की, इस तरह के डेटा की सुरक्षा की जरूरत क्यों होती है। यानी इस तरह की अवसंरचना को बनाए रखने के लिए हमें इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है इस तरह के डेटा को अपने पास सुरक्षित रखना। तो मौजूदा समय में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी को इंटरनेट और तकनीक का युग कहा जाता है। ये ऐसा युग है जब आईटी संसाधनों का उपयोग न केवल आम लोगों द्वारा किया जा रहा है, बल्कि दुनिया भर की सरकारों द्वारा भी इसका भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। और कई देशों में आलम यह है, कई विकसित देशों में खासतौर पर आलम यह है कि वहां छोटे मोटे काम भी इंटरनेट के जरिए ही होते हैं। इंटरनेट और आईटी उपकरणों के जरिए ही काफी ज्यादा काम होता है। ऐसे में आईटी उपकरणों और इंटरनेट के आपस में जुड़े होने के कारण ये पूरी प्रणाली आपस में जुड़ी होती है। ऐसे में अगर किसी एक तत्व पर, किसी एक कंपोनेंट पर भी खतरा उत्पन्न होता है, तो ये खतरा पूरी प्रणाली को अपनी चपेट में ले सकता है और पूरी प्रणाली को प्रभावित कर सकता है, जिससे हमें व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में एक उदाहरण भी ले सकते हैं। साल 2007 में रूस के कुछ हमलावरों ने, साइबर हमलावरों ने एस्तोनियाई संस्थानों पर कुछ साइबर अटैक किए थे। ये डीओएस अटैक थे, यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इन अटैक्स के कारण जो एस्टोनिया के बैंक है, जो एस्टोनिया के कई मंत्रालय हैं, वहाँ की जो संसद है उसकी वेबसाइट, इसके अलावा वहाँ के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी वेबसाइट इस पूरे साइबर अटैक से प्रभावित हुई थी। इसके अलावा बीते दिनों अक्टूबर 2020 में मुंबई में बिजली ग्रिड की आपूर्ति अचानक बंद हो गई थी, जिसके कारण अस्पतालों, ट्रेनों और व्यवसायों पर काफी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था। इसके कारण अस्पतालों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला था। अब इसके बाद, इस पूरे हमले के बाद, इस पूरी घटना के बाद अमेरिका की कंपनी ने, एक फर्म ने एक अध्ययन जारी किया। इस अध्ययन में बताया गया कि ये जो पावर ग्रिड अचानक बंद हो गई थी, ये ऐसे ही बंद नहीं हो गई थी, बल्कि एक साइबर हमले के कारण बंद हुई थी। और इस साइबर हमले में चीन की कंपनियां जिम्मेदार थी। चीन के जो हैकर्स थे, वो चीन के हैकर्स इसके लिए जिम्मेदार थे। ऐसे में इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि इंटरनेट और आईटी उपकरणों पर हमारी निर्भरता और साइबर अटैक के प्रति उनकी संवेदनता कितनी ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारों के लिए अपने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरी देश को चलाने के लिए उत्तरदायी है। और अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है, जैसे महामारी के दौरान देखने को मिला, जब मुंबई के कई अस्पतालों में बिजली नहीं आ रही थी, जिसके कारण कई रोगियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तो ये तो हुई कि इस तरह की अवसंरचना को सुरक्षित किए जाने की जरूरत क्यों होती है। अब जान लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा इस तरह की अवसंरचना को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या प्रणाली, किस तरह की सुरक्षा प्रणाली को अपनाया गया है। तो इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जनवरी 2014 में भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर की स्थापना की थी। इस सेंटर का प्राथमिक उद्देश्य भारत में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और ये इस काम के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। क्या काम है इसका? इसका काम है CII यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तक अनाधिकृत पहुंच को रोकना, किसी भी इलीगल एक्सेस को रोकना। इसके अलावा ये उसमें संशोधन यानी बदलाव को भी रोकता है, यानी कोई भी व्यक्ति इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस तरह के डेटा में कोई बदलाव नहीं कर सकता। इसके अलावा व्यवधान को भी रोकता है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है, उसे विफल करने की कोशिश करता है, उसकी विफलता उसको फेल करने की कोशिश करता है। तो इसको रोकना भी इसी का काम है। हालांकि भारत की जो प्रणाली है, भारत में जिस व्यवस्था को अपनाया गया है, उसके मुताबिक CII यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा का प्राथमिक दायित्व, मूल दायित्व उस संस्था के पास है जिसके पास वो डेटा मौजूद है। यानी ICICI बैंक के पास जो भी डेटा मौजूद है, HDFC बैंक के पास जो भी डेटा मौजूद है,
उस डेटा की सुरक्षा का प्राथमिक दायित्व तो उन बैंकों के पास है। और अगर उस डेटा पर कोई खतरा उत्पन्न होता है या फिर उसको विफल करने की कोशिश की जाती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को विफल करने की कोशिश की जाती है, तब यहाँ पर ऐसी स्थिति में ये जो संस्था है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये संस्था पिक्चर में आएगी। और ये संस्था उस संस्थान को जिसके पास वो डेटा मौजूद है, जिससे संबंधित वो डेटा है, उसे निर्देश जारी करेगी किस तरह से उस डेटा को सुरक्षित किया जाए। तो ये तो हुई भारत में इस तरह की पूरी प्रणाली कि किस तरह से भारत में इस पूरे डेटा को सुरक्षित किया जाता है, पूरी अवसंरचना को किस तरह से सुरक्षित किया जाता है। अब इस संबंध में चुनौतियां क्या क्या हैं, यानी इस तरह के डेटा को सुरक्षित करने में हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, उन चुनौतियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है सूचना साझा न करने की चुनौती। अक्सर ये देखा जाता है कि जिन संस्थानों के पास इस तरह का महत्वपूर्ण डेटा मौजूद होता है, जिन संस्थानों के पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए जरूरी होता है, वे संस्थान अपने डेटा में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वल्नरेबिलिटी मौजूद है, जो सुभेद्यताएं मौजूद हैं, उन्हें छुपाते रहते हैं। अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं करते हैं, अथॉरिटीज को बताते नहीं है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह की कमियां मौजूद हैं। और जब अथॉरिटीज को इस तरह की कमियों का पता ही नहीं चलेगा तो उन कमियों को एड्रेस भी नहीं किया जा सकेगा, जिसके कारण वो कमियां हैकिंग के प्रति काफी वल्नरेबल हो जाती हैं, काफी सुभेद्य हो जाती हैं। इसके अलावा दूसरी जो चुनौती है वह स्वदेशी आईटी अवसंरचना के अभाव से संबंधित है। भारत में हम जानते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मुख्य तौर पर दूसरे देशों से आया हुआ है, जिसके कारण भारत को जो पूरी अवसंरचना है वो हैकिंग के प्रति दूसरे देश अपने हैकर्स का उपयोग कर सकते हैं भारत की इस अवसंरचना को हैक करने के लिए। भारत इस लिहाज से काफी संवेदनशील है, काफी वल्नरेबल है। ऐसे में जरूरी है कि भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदले और स्वदेशीकरण पर जोर दे। इसके अलावा प्रतिरोधी रणनीति का अभाव भी इस संबंध में एक बड़ी चुनौती है। भारत के पास वर्कफोर्स नहीं है, भारत के पास साइबर वर्कफोर्स नहीं है, जिसके कारण जो विरोधी देश होते हैं वो भारत पर हमला कर देते हैं और इस हमले से बचने के लिए भारत के पास किसी भी तरह की रणनीति ही मौजूद नहीं है। अब जैसे इसे एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं, भारत के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं और यही कारण है कि कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। लेकिन क्योंकि भारत के पास एक मजबूत वर्कफोर्स ही मौजूद नहीं है, एक मजबूत साइबर वर्कफोर्स मौजूद नहीं है, जिसके कारण अक्सर लोग और जो देश हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या स्टेट एक्टर्स हैं, वो भारत पर साइबर हमला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत वापस जवाब में कोई हमला नहीं करेगा। ऐसे में जरूरी है कि भारत इस संबंध में एक वर्कफोर्स भी विकसित करे, लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जाए, उन्हें इस संबंध में शिक्षित किया जाए। चलिए अब अंत में आगे की राह पर बात कर लेते हैं, यानी अंत में हम क्या कह सकते हैं, हम क्या उपाय अपना सकते हैं, उन उपायों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही होगा कि आईटी उपकरणों के स्वदेशीकरण पर जोर दिया जाए। यानी भारत में जिन भी विदेशी देशों के उपकरण मौजूद हैं, हार्डवेयर मौजूद हैं, उन उपकरणों को भारत के स्वदेशी उपकरणों से बदला जाए और भारत में जो हार्डवेयर इंडस्ट्री है, कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो आईटी हार्डवेयर इंडस्ट्री है, उसे और ज़्यादा जोर दिया जाए, सरकार उसे और ज़्यादा समर्थन दे सकती है। इसके अलावा भारत भर में एक राष्ट्रीय मानक निर्धारण किया जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भारत के स्वदेशी उपकरण जो इंडस्ट्री है उसे जोर देंगे तो इसके लिए एक राष्ट्रीय मानक निर्धारित किया जाना भी ज़रूरी है। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाना भी ज़रूरी है कि ये जो राष्ट्रीय मानक निर्धारित हो उसे सभी भारतीय हार्डवेयर कंपनी और सभी सॉफ्टवेयर कंपनियां एक साथ पालन करें इन मानकों का, क्योंकि अगर वो इन मानकों का पालन नहीं करेंगी तो इन मानकों को बनाने का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। इसके अलावा भारत अपनी एक राष्ट्रीय साइबर एजेंसी भी स्थापित कर सकता है। इस एजेंसी का प्राथमिक कार्य किसी भी साइबर हमले से निपटना होगा, यानी इस एजेंसी को मुख्य तौर पर भारत में साइबर हमले के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगर कोई भी भारत में साइबर हमला होता है तो ये एजेंसी इस हमले से निपटने में सहायता कर सकती है। इसके अलावा ये एजेंसी भारत को डिटरेंस क्षमता भी प्रदान करेगी, यानी जिस तरह से हमारे पास परमाणु हथियार मौजूद है, हमने परमाणु हथियार का एग्जाम्पल लिया, उसी तरह से ये जो एजेंसी होगी, राष्ट्रीय साइबर एजेंसी, ये भारत को एक तरह से डिटरेंस क्षमता प्रदान करेगी और कोई भी स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर भारत पर हमला करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। तो ये तो हुई इस पूरे विषय की बात। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न प्रीलिम्स का है और साल 2020 में यूपीएससी ने यही प्रश्न पूछा भी था। आप इस प्रश्न का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न है कि भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डिजिटल सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन सी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन डी दूरसंचार और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।